हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो सेमेस्टर 1 है उसका एक सब्जेक्ट है दैट इज बीई पीसी 102 दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 का आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो गाइस मैं इसको जो करवाऊंगा आप लोगों को वो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको इसको मैं करवाऊंगा, क्योंकि जो आपको इन्होंने बुक्स प्रोवाइड करी हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा मैच नहीं करता। मतलब जो बुक्स आपको उन्होंने दे रखी हैं उसमें बहुत कुछ जनरलाइज फॉर्म में दे रखा है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरलाइज फॉर्म में मतलब अलग ही आते हैं। तो मेरा ये कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को कंटेंट इस प्रकार प्रोवाइड करूं कि जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है। अब पेपर अच्छा होने के लिए हमें ना कुछ पास्ट ईयर पेपर्स को मैंने एनालाइज करके आपके लिए एक लिस्ट बनाई थी, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारा ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 1। ठीक है। देखो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल आपके पास गाइस 6 ब्लॉक्स हैं। उन 6 ब्लॉक्स के अंदर आपके पास 16 यूनिट्स हैं। यू हैव 6 ब्लॉक्स एंड आउट ऑफ विच यू हैव 16 यूनिट्स, जिसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 1, जिसका हेडिंग है सेट्स एंड सेट्स ऑपरेशन। ठीक है। सेट्स एंड सेट्स ऑपरेशन। तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट। तो आप एक हेडिंग लिख लीजिएगा मेरे साथ में, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट। देखो होता क्या है दोस्तों, जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट होता क्या है। पहली बात तो सेट जो होता है वो एक प्रकार की मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है जो एक आपको वैल्यूज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, वैल्यूज के बारे में बताती है। ठीक है, उसे हम सेट कहते हैं। अब सेट इज व्हाट। सेट जो होता है आपके कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है जिनको आप नंबर्स में बताना चाहते हो। जैसे कोई ये कहता है कि इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 100, इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 100। तो ये तो मैंने स्टेटमेंट कह दी। अब इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो मैं सेट थ्योरी का यूज करूंगा। ठीक है। या आप कह सकते हो आपका कोई भी फूड आइटम, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्लॉथ की बात कर लो। तो जर्नलाइज फॉर्म में अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट को इस ब्रैकेट में लिख देता हूं देन इट बिकम्स सेट। क्लियर है। एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लिखिएगा मेरे साथ में। दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड collection, a well defined collection or an aggregate or an aggregate or an aggregate of objects of objects of any kind of any kind of any kind, such as books, such as books, people, numbers, etc. people's numbers, etc. ठीक है। इज डिफाइंड अ सेट, उसे आप सेट कहते हो। इज डिफाइंड इज नोन एज सेट। एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ चीजों की आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, वो वेस्ट थ्योरी नहीं होगी, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे मैंने बोला था इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इट इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द टर्म ऑफ सेट। चलो ये मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो सेट होता है उसको हम इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, मतलब एक लिमिट्स होती हैं। इसमें ये एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। दूसरा कुछ सेट्स के एग्जांपल्स हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। एग्जांपल्स ऑफ सेट्स क्या क्या होंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर आएगा आपका एन। एन इज व्हाट, दैट इज द, लेट सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, द सेट ऑफ, the set of all natural
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दैट इज जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सेट होते हैं उसे हम एक तो n से डिनोट करते हैं, और ये इसको n को कुछ हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, दैट इज या n को मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक और होगा दैट इज z को भी कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। दैट इज द सेट ऑफ, पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, -1 0 1। ठीक है, ये एंड सो ऑन, मतलब ये पीछे तक से शुरू होते जा रहा है नंबर। मान लीजिए डैश 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 -2 -1 0 1 एंड 2 एंड डैश डैश डैश। so this is the set of all integers, the set of all integers। ठीक है, and after that the terms rational numbers, it is basically what this is p by q, it is p by q, where p and q belongs to the integers, that is the set of all rational numbers, the set of all rational numbers, the set of all rational numbers। ठीक है, एंड देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर से कुछ भी बेसिकली हो सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट एक आपके पास आता है रियल नंबर्स, दैट इज द रियल नंबर, दैट इज दैट x is a real number, x is a real number। रियल नंबर मतलब कोई भी आप जो है टर्म्स कह सकते हो, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इसमें डेसिमल भी अलाउड है। ठीक है, एक होता है आपका रियल पॉजिटिव नंबर, उसमें क्या होगा, ये जो x होगा दैट दैट x बिलोंग्स टू r, बट x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, all positive real number, positive real number, clear, all positive real number। and after that the term says that c, इसको हम कहते हैं complex number, it is somehow written as x, where x is a a मतलब x is a plus ib formation, where a comma b belongs to r, जहां पे आप कह सकते हो कि जो C होता है इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, तो ये कुछ हमारे पास में टर्म्स थे जिनको आप याद रख सकते हो, ये सेट के एग्जांपल हो सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 पर आता है आपका नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारे पास में कुछ 6 प्रकार के सेट्स होते हैं जिनको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ हमारे पास एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। देखो ये सब चीजें हैं, दिमाग में रखिएगा। एम्प्टी सेट क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे, एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे मैं बोलूं द प्राइम नंबर, द पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 2। ठीक है, द पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 2, तो क्या कोई भी ये प्रकार का सेट होगा, नहीं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ध्यान रखना, जब भी किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना अवेलेबल हो, उस सेट को आप एम्प्टी सेट कहते हो। एक छोटी सी स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, अ सेट विद नो एलिमेंट, विद नो एलिमेंट, अ सेट विद नो एलिमेंट इन इट is called empty set, is called empty set। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, इसको हम कभी कभी नल सेट के नाम से भी जानते हैं, या कभी कभी हम लोग उसको वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या जानते हैं इसे, कभी कभी हम इसे नल सेट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, ध्यान रखना जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो इज
मेंबर ऑफ द नंबर्स, ठीक है, मतलब 0 नहीं बोल सकते हम। अगर आपको लिखना ही है तो हम इसको 5 वर्ड यूज कर सकते हैं, 5। इफ यू वांट टू राइट द एम्प्टी सेट तो यू कैन राइट जनरली, अगर आपको नल सेट लिखना है तो यू कैन राइट एज अ 5। 5 का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद में एक अगली हेडिंग हमारे पास आती है, द हेडिंग इज सबसेट। इसका मैं पेन बदल लेता हूँ, इन कर लेते हैं इसका पेन। हेडिंग लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, हेडिंग है सबसेट, सबसेट्स, सुपरसेट, यहाँ से आपका थ्योरेटिकल एग्जाम फ्रेम्ड होता है, एंड पावर सेट। पावर सेट 100% पेपर में आएगा, ये पावर सेट पहले भी पूछा हुआ, ठीक है। इट इज बेसिकली 100% इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है पावर सेट। तो बेटा आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पावर सेट, ठीक है। हेडिंग है, अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को आप गाइस, पावर सेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे टर्म आता है सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, मान लो 4 कमरे हैं। तो जो घर है उसका नाम ए है, और जो कमरे हैं उनका नाम 1 2 3 और 4 है। कमरों का नाम, रूम्स का नाम 1 2 3 4 है, और जो घर है उसका नाम ए है। तो आप मुझे बताओ, वो जो कमरे वो ए के अंदर है ना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो 1 है वो सबसेट है ए का, गलत बात तो नहीं है? जो कमरा है वो घर का छोटा सा पार्ट है, जो 2 है वो भी घर का छोटा सा पार्ट है। ये जो साइन में बना रहा हूं ना, ये इसे सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे सबसेट कहते हैं। तो सबसेट का मतलब कि ये हो जाता है कि अगर हमारे पास में एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, लेट सपोज बी, और मैं ये कह दूं, जैसे मैं एग्जांपल और ले लूं, मान लो ये मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है यहाँ पे मेरे पास में बी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी है वो ए का पार्ट है, ए का छोटा पार्ट है। तो मैं कह सकते हैं जो बी है इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए। अच्छा, कभी भी कोई आपसे पूछा है कि मैक्सिमम सबसेट कितना हो सकता है? एग्जांपल दे रहा हूं, मैक्सिमम सबसेट जो होगा वो बड़े वाले सेट का इक्वल टू हो सकता है, बस। यानी लिखने का तरीका हो जाएगा, लेट सपोज अगर मैं बोलूं ये मेरे पास सेट ए है और यही मेरे पास सेट बी भी है, मतलब सेट बी की भी वैल्यू इतनी है, सेट ए की वैल्यू इतनी है, लेट सपोज। तो मैं कह दूंगा कि सेट बी जो है वो सेट ए का पार्ट है, मतलब सेट बी जो है ए के बराबर है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कहते हैं कि जो लेट सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन राइट एज ए इज मैक्सिमम, मतलब मैं कहता हूं अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, या बी ए का सबसेट है, वो एक ही बात है, कोई भी किसी का सबसेट हो सकता है। मान लीजिए ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो जो ए होगा वो मैक्सिमम बी के बराबर होगा, ठीक है, ए जो होगा वो मैक्सिमम बी के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं तो इसको हम बोलेंगे दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? ए इज सबसेट ऑफ बी। मैं पर फिर रिपीट करूं अपनी बात को, अगर मैं ए ऐसे करके लिख रहा हूं, इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये इसको इस प्रकार, तो इसको हम बोलेंगे कुछ और, दैट इज बी इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज बेसिकली अ सुपर सेट ऑफ ए, जो बी है वो ए का सुपर सेट है। क्लियर हुई है मेरी बात आप लोगों को? समझ में आ गई? अच्छा, एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको मेरे साथ में अभी यहाँ पे लिखने हैं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। दैट इज लिटिल बिट नोट्स जो आपको भी यहाँ पे याद रखने। नोट इज व्हाट? दैट इज एवरी सेट, लिखिएगा, एवरी सेट is a subset of itself। मतलब हर कोई जो सेट है, मतलब एक घर
खुद के तो बराबर हो ही सकता है ना। कोई भी एक चीज खुद के खुद में तो कंपेरेबल हो सकती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ए है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। जो ए है वो खुद का तो सबसेट पक्का, ये एक अंडरस्टैंडिंग बिठाना, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, जैसे हम लोगों को पता है कि वी हैव फाई, फाई का मतलब होता है नल सेट, और नल सेट का मीनिंग होता है कि विदाउट एनी एलिमेंट, ठीक है। नल सेट का मतलब नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट, है ना, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये जो फाई होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होते हैं सबका जो फाई होता है वो सबका सबसेट होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ये सारी बातें आपको बेटा यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपके लिए सबसे पहला नोट था। दूसरा नोट आपका यहाँ पे आता है, दैट इज देखो हम लोग ये कहते हैं कि यदि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, लेट सपोज अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर दोनों के दोनों ही एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर होगा। क्या होगा बेटा? जो सेट ए होगा वो सेट बी के यहाँ पे बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात? अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों को जानने के लिए। और इसके एक सी और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेट ए जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसको लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा? तो हम इसको लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये जो मैं नीचे इक्वल टू लिख रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल ही हो, ये कम भी हो सकता है और बराबरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब कुछ तो एलिमेंट ऐसा है ए के अंदर जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। लेट सपोज ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 4 5 6, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के अंदर 3 एक एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर हुई है मेरी बात आप लोग को? तो जो हमारा ए है वो बी का सबसेट नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको? अच्छा बढ़िया तरीके से। अच्छा ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, अब चाहो तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी मैं क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो मैं उन सब क्लासेस का लिंक वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। और इन फ्यूचर अगर हमारी कोई लाइव क्लास भी हुई तो वो लाइव क्लास भी की भी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज प्रॉपर सेट, हेडिंग है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट तो क्या होता है प्रॉपर सेट? हम ये कहते हैं कि अगर ए बी का प्रॉपर सेट है, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि प्रॉपर सेट क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए के अंदर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 5। अब आप देखो कि सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे तो सेट बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, या एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा, जो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना, अगर कम से कम कोई एक भी एलिमेंट बी के अंदर ऐसा हुआ, सेट बी के अंदर ऐसा हुआ जो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जो सेट ए होगा वो बी का प्रॉपर सेट कहलाया जाएगा। मैं अपनी बात फिर रिपीट कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे मान लो मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5। अगर सेट ए के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट बी में एग्जिस्ट कर रहा है, ए में एग्जिस्ट
नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में सेट ए जो होगा सेट बी का प्रॉपर सेट बोला जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। आप कह सकते हो कि सेट ए इज अ प्रॉपर सेट, इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। ठीक है, आप ये कह सकते हो जनरलाइज फॉर्म में कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, बट जो ए है वो बी के बराबर नहीं है। मतलब है ना, एक एलिमेंट बी के अंदर एक्स्ट्रा है जो एक के बराबर नहीं, क्योंकि हम अभी तक ऐसे लिखते थे सबसेट को, हम इक्वल टू भी लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे कम से कम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट at least one element, b, b मतलब कोई भी एक एलिमेंट मान लो b, which is belongs to capital B such that, जैसे मान लो 5 था, ये मान लो 5 था, such that this b is not belongs to a, this b is not belongs to a, so we can say that a is a proper set of b, प्रॉपर सेट ऑफ बी। बताओ समझ में आई है मेरी बात? ही नहीं आई आप लोगों को? अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट है, मान लो जैसे 5 है यहाँ पे, तो अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो जो ए होगा वो बी का प्रॉपर सेट कहलाया जाएगा। क्लियर है ये बात मेरी अच्छे से आप लोगों को, बढ़िया तरीके से? और मैंने आपको सबसेट के बारे में अच्छे से समझा दिया था कि सबसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, एक आता है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, एक आता है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास में कुछ सेट्स है, मान लीजिए एक सेट है मेरे पास, सेट ए, ठीक है, और लेट सपोज वो है इवन नंबर्स का 2 4 6 एंड सो ऑन। एक सेट बी है मेरे पास, वो मान लीजिए वो है ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, और एक एक मेरे पास सेट है सी, वो मान लीजिए मेरे पास से 3 6 9 एंड सो ऑन, दैट इज द डिविजिबल नंबर्स ऑफ 3, है ना? अब आप देखो ये जो सेट ए बी सी जो है, ये तीनों के तीनों का अगर तो आप मर्ज कर दोगे इसके अंदर, वो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो आपके नेचुरल नंबर्स में होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को मैं कह क्या रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इवन नंबर ऑड नंबर और 3 के मल्टीपल्स को अगर आप कंबाइन कर लोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। वो जो नेचुरल नंबर्स होंगे दैट इज एन, विच इज नोन एज अ, विच इज कॉल्ड अ, इज कॉल्ड अ, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। मतलब ए बी सी के यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कहलाए जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी आपको कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? मुझे बता दो यूनिवर्सल सेट मतलब। देखो मान लीजिए मेरे पास एक मान लो घर है, ठीक है, या एक मेरे पास में एक बॉक्स है, उसके अंदर एक थैला है, एक और थैला और एक और थैला। इस थैले के अंदर कुछ नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं, इस थैले के अंदर जो है जो ऑड नंबर्स हैं, इसके अंदर वो हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ये सबके सब एक बॉक्स में है, तो इस बॉक्स को मैं यूनिवर्सल सेट बोलूंगा, हाँ या ना? बोलूंगा ना? तो इसी चीज को मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोल रहा हूँ। क्लियर हुई है मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? अच्छा, अब जो मेन कंसेप्ट आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दैट इज दैट इज पावर सेट। पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हैं। अब व्हाट इज द पावर सेट? देखो ऐसा होता है, पावर सेट होता है कि अगर मेरे पास में कोई सेट है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, लेट सपोज मेरे पास एक सेट है ए, ए है 1
2 और 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब मैं इन तीनों एलिमेंट्स के सेट को कितने प्रकार में लिख सकता हूँ? मैं इनको किस प्रकार मैं इसके लिख सकता हूँ? तो इसके ऑल सबसेट्स कितने होंगे? दैट इज एक 1 अकेला हो सकता है, 2 अकेला हो सकता है, 3 अकेला हो सकता है, 1 और 2 अकेला हो सकता है, 1 और 3 अकेला हो सकता है, 2 और 3 अकेला हो सकता है, और 1, 2 और 3 हो सकते हैं। तो एक सेट के कितने सबसेट बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा 7, इनमें एक और होगा, ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ऑल सबसेट्स की बात कर रहा हूं। तो एक सबसेट और आएगा जिसे हम नाम देंगे 5, जिसे हम नाम देंगे दोस्तों 5, ठीक है, 5 भी हम यहाँ पे एक जो है नाम देंगे। तो 5 इज ऑल्सो द नंबर, ठीक है। तो ये एक 5 नंबर हो गया, इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये अब 8 हो गए, 8 जो है सबसेट्स हो गए। तो ये सबके सब जो सबसेट्स होंगे, इनको आप पावर सेट ऑफ ए बोलोगे, यानी all subsets of A of A are known as power set of A, power set of A। क्लियर है मेरी बात आपको? दैट इज द बेसिकली पावर सेट ऑफ ए। ये चीज को आप गाइस अपने दिमाग में रखना, सबके सब पावर सेट होंगे, मतलब जितने भी सबसेट्स होंगे वो सबको अगर आप एक साथ कर लोगे, उसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा ये, ठीक है। लिखने का तरीका आपका ऐसा रहेगा, दिस 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर सेट ऑफ ए बोला जाएगा। समझ में आई मेरी बात आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट्स है कि पावर सेट बेसिकली होता क्या है। ये दोस्तों आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पावर सेट यहाँ पे क्या होता है। लिखने के तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं इसको लिखने के। पहली बात तो ध्यान रखना कि जो पावर सेट जो होता है इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, दैट इज पावर ऑफ सेट में दिस पी ऑफ ए, ठीक है। तो पी ऑफ ए बोलेंगे हम इसे, और जितने भी सेट हो सकते हैं, लेट सपोज हम इन सारे इन ये आपके सबसेट हैं, इन सारे सबसेट को मैं एक्स नाम दे देता हूं। तो मैं बोलूंगा दैट इज एक्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई है उनके हिसाब से कुछ प्रोपोजिशंस हैं जो हमें अब यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। वी हैव टू लर्न दी सम प्रोपोजिशंस, और वो क्या क्या है बेटा? प्रोपोजिशंस, दैट इज राइट सच ऑल सच थिंग्स। देखो पहली है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, देन दिस इंप्लाइज दैट जो ए होगा वो बी के बराबर होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सेकंड, अगर मेरे पास एक सेट ए है तो वो खुद का सबसेट होगा, ये पक्की बात है, और जो 5 होगा वो भी ए का सबसेट होगा, 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। थर्ड, अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है, वो अगर बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ऑफ ए, क्यों? सोचिए, मेरे पास एक एक सेट था यहाँ पे ए, है ना, ये वाला, और यहाँ पे पावर सेट देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 इंक्लूड हो चुका है। तो जो ए होगा वो पावर ऑफ सेट ऑफ ए को भी बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना जो 5 होगा वो भी पावर ऑफ सेट ए को बिलोंग करेगा। क्लियर? अच्छा इसको एक तरीका और हो सकता है लिखने का, मान लीजिए पावर ऑफ 5, मतलब मेरे पास एक 5 टर्म था, पावर ऑफ 5। ध्यान रखना इसका जो रिजल्ट रहेगा वो दैट इज 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये बोला जाएगा कि जो पावर ऑफ 5 है दैट इज नॉट एम्प्टी, इट इज नॉट एम्प्टी। क्यों? क्योंकि एक तो सेट इंक्लूड होगा यहाँ पे, मतलब हम लोग ये कह रहे थे ना कि मान लीजिए एक के अंदर 5 है, ठीक है, तो पावर ऑफ सेट जो होगा वो
5 तो पक्का होगा। तो ये 5 मतलब कुछ वैल्यू है, ये है कुछ टर्म है। ये जो पावर सेट होता है नंबर ऑफ, ये वन सबसेट है, ये एक सबसेट है, ये एक सबसेट है। इसका मतलब क्या होगा, जो पावर ऑफ सेट है दैट इज नॉट एम्प्टी, दैट इज नॉट एम्प्टी। क्लियर, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। दैट इज नॉट एम्प्टी। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर डिस्कस करिए कि कोई भी अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। नाउ अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग है अपने साथ में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हेडिंग लिखिएगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, बहुत इजी ऑपरेशंस हैं और एग्जाम में थोड़ी कम इंपॉर्टेंस है इनकी, बट आपको ये पता होनी चाहिए। कुल मिला के हमारे पास जो है दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, और वहीं से फिर वो एक्सटेंड होता जाता है मामला। ठीक है, वहीं से वो एक्सटेंड होता जाता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं दैट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो देखो लिखने का तरीका ऐसा रहता है, मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है ए, सेट ए, और एक सेट है बी। ठीक है, तो अगर मुझे यूनियन ऑफ ए एंड बी निकालना हुआ तो मैं इसको लिखूंगा ए यूनियन बी। ध्यान रखना इसका मतलब हो जाता है वी हैव टू ऐड दी, दैट इज ऐड। ऐड का मतलब वैसे प्लस करना नहीं हो गया, ऐड का मतलब एलिमेंट्स को प्लॉट कर देना। ठीक है, कंबाइंड, आप कंबाइंड लिख लो ज्यादा बेटर है। कंबाइंड ऑल यूनिक एलिमेंट, मतलब यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट का मतलब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द कॉमन नंबर्स, राइट। तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी है 3 4 5। तो अगर मैं ए यूनियन बी बोलता हूँ तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। देखो तीन यहाँ पे भी आ रहा है, तीन यहाँ पे भी आ रहा है, तो नो नीड टू राइट 3 ट्वाइस। हम दो बार लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वी डोंट इंटरेस्टेड टू राइट 3 इन 2 टाइम्स, हम नहीं लिखेंगे इसको ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रखना वो डबल आ रहा था इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात आपको, इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो इंटरसेक्शन बेसिकली होता क्या है, देयर इज द कॉमन वैल्यूज, दैट इज द कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी वेन डायग्राम से ही पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, पहले का आइडिया फिलहाल ये क्लियर कर लेना। मान लीजिए मेरे पास में एक एलिमेंट होता है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई बोलते हैं, पहली बात तो इसको मैं डिनोट करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, इनवर्स यू से। और हम इसमें ना कॉमन ढूंढते हैं, 1 2 3 और 3 4 5 में कॉमन क्या है 3, तो 3 इज द कॉमन नंबर। जो चीज हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट करी थी, हमने कॉमन वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट किया था जो ट्वाइस हो रहा था, तो मुझे देखना वो नंबर कौन सा जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ उस नंबर को देखने में जो एक से ज्यादा बार आ रहा है। यदि वो है तो है, अगर वो नहीं है तो उसे हम 5 बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर है ये मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से, कि वो नंबर क्या हो सकता है इसमें। देखिए कॉमन नंबर आपके ऐसे नहीं कि सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, दो से ज्यादा एलिमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। अभी कह सकते हैं द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू, द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ऑल द एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब दूसरे एलिमेंट से भी ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अच्छा इसी के साथ में इसी का कनेक्शन एक होगा, दैट इज का छोटा सा नोट बनाना आप यहाँ पे, दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है बेटा,
मान लीजिए हमारे पास में दो ए और मान लीजिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट आर disjoint sets, then we can say that there is no common value, ठीक है, नो कॉमन वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। अगर डिसजॉइंट है तो ए और बी में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी, दैट बोथ दी सेट्स हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, यानी लिखने का तरीका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है मेरी बात आप लोग को? बढ़िया, ठीक है। अगला हमारे पास आएगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगली हेडिंग है हमारे पास बेटा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। देखो लिखने का तरीका रहता है कि मान लीजिए मेरे पास में दो एलिमेंट है, सेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए मेरे पास में दो सेट है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए बाई बी और ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो टेक्निकली इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे जैसे हमारे पास एक नंबर हो गया कि कोई भी एलिमेंट, जैसे एलिमेंट हमारा ए को बिलोंग करेगा बट बी को बिलोंग वो नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरे पास एलिमेंट है ए में 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और मैंने बोला ए में से बी को माइनस कर दो, ठीक है। यू नीड टू बेसिकली सेपरेट ए फ्रॉम बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लिखने का तरीका कि जो ए में बी का कॉमन एलिमेंट है उसे भगा दो, यानी 1 2 3 -3 4 5। ध्यान रखना आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 ओनली। आपके दिमाग में आ रहा हो सर 4 5 कहां गया, मतलब 4 5 तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन जो कॉमन नंबर था 3 वो भी हटेगा। इन सब चीजों को आप वेन डायग्राम से समझोगे। मतलब उन्होंने बोला था कि ए में से बी को हटा दो, तो जो कॉमन वैल्यू थी जो ए और बी में दोनों में थी उसको ए में से हटा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ए माइनस बी यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है ये मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से। अब ना मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये सब चीजें बताई ना, अब मैं इनका साथ साथ यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनका ना साथ साथ इधर वेन डायग्राम बना लेता हूँ, तो शायद आपको ये सब बातें भी समझ में आ जाए। देखो एक था यूनियन। यूनियन में आप मान लो मेरे पास में मान लो एक यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे दो सेट है ये ए और ये बी। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा ये ए यूनियन बी होगा। सिमिलरली यहाँ मान लो आप ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी, ये मान लीजिए ये ए और ये बी। तो ये जो बीच का कॉमन एरिया ना, ये जो ए और बी दोनों का है, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन। इसे आप इंटरसेक्शन बोलोगे। फिर वो कहते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब मान लो मेरे पास में दो सेट है, ए और सेट बी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। सेट ए और सेट बी बिल्कुल आपस में जुदा है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। अब वो कहते हैं डिफरेंट सेट। तो डिफरेंट सेट का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपके पास में ये था, ये सेट ए, ये सेट बी, ये ए और ये बी। तो यदि वो कहते हैं ए माइनस बी, तो ध्यान रखना यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट पोर्शन, सिर्फ ए पोर्शन, उसमें बी होगा ही नहीं। तो आपने क्या किया, ये जो सर्कल था ना, ये वाला सर्कल, ये दिस वन सर्कल, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको आपने हटा दिया। यू सब्ट्रैक्ट दिस सर्कल, ठीक है। यू बेसिकली सब्ट्रैक्ट, आपने इस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ए, तो ये हट गया। तो ये जो पिंक से शेड हुआ है इसको रिमूव कर दो, तो कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा वो मेरा यहाँ पे डिफरेंस सेट होगा। क्लियर हुई है मेरी बात आपको यहाँ पर? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। अच्छा यहाँ पे कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ लॉज है जो आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। यू नीड टू लर्न सम लॉज। और ये सबसे पहला लॉ होगा आपका यहाँ पे, दैट इज
कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शंस आर कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑपरेशंस। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, लिखिएगा। लॉज तीन प्रकार से होंगे यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है बेटा। तो द फर्स्ट नंबर इज द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। The union and intersection are commutative and associative operations। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होगा यहाँ पे, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, और यू कैन से दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट, that is A intersection B is equals to B intersection A, or you can say that A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। ये आपका बेसिकली एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव हो गया। क्लियर हुई मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? ये सब चीजें आपको लॉज याद रखना है और कुछ नहीं है, ये लॉज आपको याद रखने हैं। मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप भी लिख रहे होंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ठीक है, एंड सेकंड है the union is distributive, the union is distributive, the union is distributive with respect to the intersection and the intersection इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में जो यूनियन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इसका मीनिंग क्या है लिखकर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, जैसे दो पार्ट्स क्या, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, मतलब आपने बी और सी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा वो यूनियन होगा। ठीक है, एंड उसी चीज का आप ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। होप सो आपको ये बात याद रहेगी। सेकेंड पॉइंट, दैट इज अगर मैं बोलता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है गाइस, ये ना याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करना है, तो आप मेन फोकस क्वेश्चंस पे रखना। बट ये जो कंसेप्ट है ना, इनको कॉपी में लिख कर तो जरूर रखो आप, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। क्लियर है ये मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से? अच्छा, अब जो लॉ आने वाला है दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो होते हैं, जिसमें से सबसे पहला लॉ ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यूनियन। मान लो मेरे पास ए यूनियन बी है, अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है, जाने ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। जैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। मान लो मेरे पास एक ये यूनिवर्सल है, एक सेट यहाँ पे ए, तो ये ए होगा, लेकिन जो इसके बाहर के एरिया है ये नॉट ए होगा। नॉट ए जो होता है या नॉट जो आ जाता है, ये नॉट या कॉली या कॉम्प्लीमेंट्री, ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस एलिमेंट जिस जहां पे ये डैश लग गया या कॉम्प्लीमेंट लग गया, उसका मतलब वो टर्म जो है बिलोंग नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये फॉर्मूला अब याद रखना। सेकेंड है यहाँ पे, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रखता हूं तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। याद रहेंगे आपको ये बातें दोनों। ये तो ये फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ, ये सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा ये बातें आप प्लीज याद रखना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएंगी। और उसके अलावा अगर आप फर्दर जो है इसे एज ए नोट्स रखोगे तो वहां पे बेटा आपके लिए बहुत काम का रहेगा। तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 कवर कर दिया है। ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 कवर कर दिया है। तो आप पूरे लेक्चर को देख चुके हो, बढ़िया नोट्स आपने बना लिए हैं, तो अच्छे से तैयार करो। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहले ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में मैं इस ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में विद द सेकंड यूनिट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।